मित्रों नमस्कार, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा वीडियो करंट अफेयर्स श्रृंखला का तीसरा वीडियो है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। इस श्रृंखला में मेरा पहला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो पहला इसमें जो है विकल्प बी गुजरात सही उत्तर है। गुजरात के आनंद में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 24 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। आनंद का नाम हम लोगों ने काफ़ी सुना हुआ है। बड़ा दुग्ध उत्पादन के लिए जो है एक प्रसिद्ध स्थान है, और अमूल दूध जो कि सामान्य तौर पर हम लोग अपने घरों में पीने और चाय पीने के लिए प्रयोग करते हैं, अमूल दूध का मुख्यालय यहीं पे है। अमूल का फुल फॉर्म ही होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसका जो उद्देश्य है, अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का जो शुभारंभ किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान होते हैं उनको शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देना। एक उद्देश्य और है कि जिससे देश में मीठी क्रांति आ सके। हम लोगों ने नीली क्रांति, भूरी क्रांति सुनी है, लेकिन मीठी क्रांति का नाम हम लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन जो हमारे अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य है देश में मीठी क्रांति लाना। मित्रों, मेरा दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना, मित्रों ये न्याय है पा हो गया है, ये न्याय है, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। इसमें सही आंसर है विकल्प सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विषय में हम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है छत्तीसगढ़ 2000 में एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और भूपेश बघेल जी ने 21 जुलाई 2020 को जो है गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। तो गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालन को लाभकारी बनाना, पशुपालन को लाभकारी बनाना, और छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, क्योंकि आजकल हम लोग जो है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। इसलिए जो है पूरे विश्व में जो है जैविक उत्पादों पर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए भूपेश बघेल जी ने जो है अपने राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हरेली त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? हरेली त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 21 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार मनाया गया था, और उसी दिन भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो राज्य सरकार है वह वर्मी कंपोस्ट का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की
खरीद करेगी, गोबर की खरीद करेगी। अभी गोबर जो है कहीं पे उसका विक्रय नहीं होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर को खरीदने का निर्णय लिया है। किस योजना के तहत? गोधन न्याय योजना के तहत। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2020 तक भारत में रूफटॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता कितनी हो जाएगी? इन्होंने एक अपना डाटा दे दिया है, कब तक? 13 मार्च 2020 तक। तो इसमें पहला विकल्प है 1922 मेगावाट, दूसरा विकल्प है 2020 मेगावाट, तीसरा विकल्प है 1785 मेगावाट और चौथा विकल्प है 2217 मेगावाट। तो इसका जो है सही उत्तर है विकल्प ए 1922 मेगावाट। कि इसमें जो है भारत सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा जो है रूफटॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए छतों पर जो है विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है एक स्कीम चलाई गई थी। अभी भी हम लोगों को मालूम होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका मुख्यालय हमारे देश में ही है। इस समय वर्तमान में गुरुग्राम में, जिसे हम पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है, मतलब वर्तमान गुरुग्राम में है। तो जो केंद्र सरकार ने जो वित्तीय सहायता प्रदान की थी उक्त अवधि के लिए, मतलब 13 मार्च 2020 तक 1874.39 करोड़ रुपया, 1874.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। किसके लिए? भारत में जो है छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, जिससे सौर ऊर्जा संयंत्रों के द्वारा अधिक मेगावाट में बिजली उत्पन्न हो सके। तो कब 13 मार्च तक कितना है? 1922 मेगावाट। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? पहला विकल्प है दीपक मिश्रा, दूसरा विकल्प है रंजन गोगोई, तीसरा विकल्प है टी.एस. ठाकुर और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई का नाम अभी हम लोगों ने सुना है। उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े जो है विवादास्पद मुद्दों का समाधान किया जो काफ़ी लंबे समय तक जो है नागरिकों के लिए पीड़ादायक थे। जैसे सबरीमाला कांड, सबरीमाला मंदिर से संबंधित जो प्रकरण था उसका उन्होंने समाधान किया। राम मंदिर प्रयागराज, जो कि हिंदू पक्षकारों के द्वारा माना जा रहा था कि यहाँ पर एक मंदिर है, और मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा माना जा रहा था कि यहाँ पर एक प्राचीन काल से ही मस्जिद थी। तो उससे संबंधित जो निर्णय आया था उसमें मुख्य कमेटी के जो समिति थी, जजों की जो न्यायाधीश को जो पीठ थी, उसमें इन्होंने मुख्य अध्यक्षता की थी। और एक क्वेश्चन आया है कहीं पे कि पूर्वोत्तर राज्य से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। अगर मुख्य न्यायाधीशों को के क्रम में देखा जाए तो 46 स्थान पर, 46वें स्थान पर रंजन गोगोई थे। 46वां स्थान इनका था, रंजन गोगोई जी का। हम लोगों को मालूम है कि जो हमारे उच्च सदन जो हमारा होता है राज्यसभा, 2 सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। निम्न सदन को हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं और उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो जो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता
आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति ने रंजन गोगोई जी का मनोनयन किया। संविधान में एक अनुच्छेद है 83, अनुच्छेद 83, इसी के तहत जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसमें जो है पहला विकल्प जो है दीपक मिश्रा, पहला विकल्प है दीपक मिश्रा। ये भी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अगर देखा जाए तो न्यायाधीशों के क्रम में 45वें स्थान पर थे। और सी विकल्प है टी.एस. ठाकुर, टी.एस. ठाकुर, ये भी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वरीयता क्रम में देखें तो ये 33वें 43 स्थान पर थे। अगला प्रश्न है दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से है? दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से है? पहला विकल्प है जनजात, दूसरा विकल्प है अनुसूचित जनजात, तीसरा विकल्प है दिव्यांगजन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, दिव्यांगजन, दिव्यांगजन। जो दिव्य कला शक्ति है, ठीक है, इसका भी जो आयोजन किया गया था दिव्य कला शक्ति का, तमिलनाडु में एक स्थान है कलायुनार एक स्थान है, वहीं पे जो है दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य है कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी इत्यादि क्षेत्रों में दिव्यांगजनों द्वारा क्षमता प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करना। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, दिव्यांगजन। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण नियम 2020 2020 देश में कब लागू किया गया? पहला विकल्प है 11 मार्च 2020, दूसरा विकल्प है 9 मार्च 2020, तीसरा विकल्प है 21 मार्च 2020, चौथा विकल्प है 31 मार्च 2020। इसमें मित्रों सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, 9 मार्च 2020, 9 मार्च 2020, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 9 मार्च को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 देश में लागू किया गया है। और इसका जो आयोजन किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020, अगर कानून का नाम देखा जाए तो यही है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2020। कब प्रवर्तन में आया है? 9 मार्च 2020 को। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। मुख्य प्रावधान क्या हैं? इसके मुख्य प्रावधान हैं केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्र एवं राज्य स्तर पर आयु सम्मत शैक्षिक सामग्री एवं पाठ्यक्रम तैयार करना, मतलब केंद्र और राज्यों दोनों में जो है उम्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों पर कठोरता। राज्य सरकारों द्वारा बाल उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता पर आधारित बाल संरक्षण नीति बनाने का निर्देश। और सबसे महत्वपूर्ण है जो पीड़ित बच्चे हैं उनको 30 दिन में मुआवजा भुगतान करना। मुआवजा
30 दिन के अंदर उनको प्रदान करना। अगला प्रश्न है मित्रों, मार्च 2020 में किस राज्य द्वारा लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को अनुमोदित किया गया? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। मित्रों, इसमें सही आंसर है विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। अभी हम लोगों ने ढेर सारे जो है न्यूज़ में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अवसर आए हैं, ऐसे समय आए हैं कि जिसमें कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने जो है भारत सरकार की या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है हिंसक प्रदर्शन किया, और उस हिंसक प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति एवं कुछ निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगर कोई समूह, कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को हिंसा में क्षति पहुंचाता है तो उस संपत्ति की जो क्षतिपूर्ति है उसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाएगा। वही व्यक्ति जिस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है वही व्यक्ति जो है उसका मुआवजा भरेगा। तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, यह एक अध्यादेश के रूप में आया है 2020। इसको 13 मार्च 2020 को जो है मंजूरी मिली थी इस अध्यादेश को, और इसका जो है 15 मार्च 2020 से यह लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या, अभी मैंने आप लोगों को इसे बताया है। हड़ताल, दंगा, बंद आदि लोक अशांति प्रतिपादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों के व्यवहृत करना और इसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखना। दूसरा है लोक या निजी संपत्ति की क्षति का वसूली का उपबंध करना। तीसरा है क्षतियों का अनुसंधान करना और तत् संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा प्राधिकरणों का गठन करना। मतलब अगर आप सार्वजनिक या निजी संपत्ति को किसी प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि एक न्यायिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और आप से जितने उसका मूल्य है, संपत्ति का जो मूल्य है उसका मूल्य वसूला जाएगा। मित्रों, मेरा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए किस कोष का गठन किया? किस कोष का गठन किया? पहला विकल्प है पीएम केयर्स फंड, दूसरा विकल्प है कोरोना राहत कोष, तीसरा विकल्प है कोरोना मुक्त सहायता कोष और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर है विकल्प संख्या ए, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड का जो है गठन 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में योगदान देना, जिससे हमारा देश को किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से न जूझना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है। इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से जो है क्षति हुई है। अब एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम या परीक्षाओं में यह आ भी सकता है कि पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। क्या नाम है?
प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये है PMKS का पूरा नाम, फुल फॉर्म। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा वर्ष 2019 के लिए मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है कर्नाटक। मित्रों, इसका सही आंसर है विकल्प संख्या ई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो इसमें जो है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने जो है महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्रदान किया है, क्योंकि वर्ष 2019 में मृतक अंगदान के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। पूरे नागपुर एवं औरंगाबाद शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है? पहला विकल्प है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा विकल्प है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तीसरा विकल्प है काजीरंगा नेशनल पार्क और चौथा विकल्प है मानस पार्क। मित्रों, इसका सही आंसर है विकल्प बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का जो है सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क माना जाता है। इसे हेली पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे हेली पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना लगभग 1937 से 39 के मध्य में हुई थी। और ये जो देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है, यह 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है और उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जाती है। बेसिकली जो है जानवरों पर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जो है यह निर्णय सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2020 को किस राज्य द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 की स्थापना की गई है? टीम 11 की स्थापना की गई है। पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प है दिल्ली। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। टीम 11 का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कब गठन किया था? 27 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना। ये टीम 11 क्या है? ये टीम 11 है क्या? बेसिकली जो है यह 11 अंतर्विभागीय समिति है। 11 अंतर्विभागीय समिति है। प्रत्येक समितियों का नेतृत्व राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसका जो है योगी जी जो है टीम 11 के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा, जो भी उस पद पर हो। अगला प्रश्न है, हाल में ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।
पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है मेघालय, तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है मिज़ोरम। मित्रों, इसमें सही आंसर है, सही उत्तर है विकल्प डी, मिज़ोरम। विकल्प डी, मिज़ोरम। तो 20 जुलाई 2020 को मिज़ोरम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से जो है जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। और यह पार्क जो है लगभग 55 एकड़ में फैला हुआ है और इससे जो है लगभग 25,000 किसानों को लाभ होगा तथा 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया? पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा विकल्प है मिज़ोरम, तीसरा विकल्प है मेघालय और चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका चारों विकल्प में विकल्प ए मणिपुर सही उत्तर है। इसका पूरा नाम ही है मणिपुर जलापूर्ति परियोजना। इसकी आधारशिला 23 जुलाई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह मणिपुर राज्य में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जलापूर्ति परियोजना का संबंध किस राज्य से, या प्रधानमंत्री ने जलापूर्ति परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया? तो सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस के आयात, व्यापार एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाया? ये भी जो है पूर्वोत्तर का ही एक राज्य है। पहला ऑप्शन है विकल्प संख्या ए है मिज़ोरम, विकल्प संख्या बी है नागालैंड, विकल्प संख्या सी है मेघालय और विकल्प संख्या डी है मणिपुर। मित्रों, इसमें सही आंसर है विकल्प बी नागालैंड। विकल्प बी नागालैंड। नागालैंड सरकार ने या नागालैंड राज्य ने जो है कुत्ते के मांस के आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं न्यूफ्यू रियो नागालैंड के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने 3 जुलाई 2020 को जो है कुत्ते के मांस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2 मतलब द्वितीय चरण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? विकल्प है पहला रमेश पोखरियाल, दूसरा विकल्प है जितेंद्र सिंह, तीसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी और चौथा विकल्प है, इसमें सही आंसर है विकल्प ए रमेश चंद्र पोखरियाल। अगला प्रश्न है, किसान रथ मोबाइल ऐप की टैगलाइन क्या है? किसान रथ मोबाइल ऐप की टैगलाइन क्या है? पहला विकल्प है किसान का अपना वाहन, दूसरा विकल्प है किसान हमारी शान, तीसरा विकल्प है किसान की सुरक्षा हमारा दायित्व, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है किसान का अपना वाहन। मित्रों, किसान रथ का जो ऐप है, किसान रथ ऐप है, इसको जो है 17 अप्रैल 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसकी
टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। मित्रों, इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और यह आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी अवश्य बजाएं। धन्यवाद।